समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान, एक बार फिर से उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, सुनिए। यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान ने सेना पर आपत्तिजनक बयान दिया है। आजम खान ने शहादत का अपमान करते हुए भारतीय सेना के जवानों पर रेप जैसा गंभीर आरोप लगाया है। आजम खान ने सेना पर ये गंभीर आरोप कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और असम का जिक्र करते हुए लगाया। आजम खान ने अपने बयान में आरोप लगाया कि सेना महिलाओं के साथ अत्याचार और बलात्कार करती है, इसलिए महिलाएं अब सेना के जवानों से उसी तरह बदला ले रही हैं। महिला दहशतगर्दों ने फौज के प्राइवेट पार्ट्स को काट कर साथ ले गए। उन्हें हाथ से शिकायत नहीं की, सर से नहीं की, पैर से नहीं की, जिस्म के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत की उसे काट कर ले गए। ये इतना बड़ा संदेश है। आजम खान के बयान का विरोध भी शुरू हो चुका है। बीजेपी ने आजम खान पर आतंकियों की भाषा बोलने का आरोप लगाया। ये अपने आप में दिखाता है कि आजम खान जैसे लोगों की मानसिकता कितनी विकृत है, कितनी छोटी है। यह लोग यदि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे इस प्रकार की आपत्तिजनक बयान देना चाहते हैं, देश की जनता कतई आपको माफ नहीं करेगी। आजम खान ने बुलंदशहर गैंगरेप पर भी विवादित टिप्पणी की थी। आजम ने बुलंदशहर गैंगरेप को राजनीतिक साजिश बताया था। सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति के बाद आजम ने बिना शर्त माफी मांग ली थी। आजम खान देश के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी है और समाजवादी पार्टी की सरकार में अहम मंत्रालयों में मंत्री भी रह चुके हैं। श्रीनगर में पुलिस ने आज 3 हुर्रियत नेताओं को हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस ने अल्ताफ फंटूश, महराज कलवल और अयाज अकबर को प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया है। अल्ताफ फंटूश अलगाववादी हुर्रियत नेता सैयद अली गिलानी का दामाद है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने तीनों अलगाववादी नेताओं को राजबाग जेल में रखा है। अल्ताफ फंटूश का असली नाम अल्ताफ अहमद शाह है। NIA ने अल्ताफ से 12 जून को पूछताछ भी की थी। सूत्रों के मुताबिक तीनों अलगाववादी नेताओं को कश्मीर में आतंकी गतिविधियों और हिंसा भड़काने के लिए फंडिंग की जाँच के संबंध में हिरासत में लिया गया है। इससे पहले कि अंडरग्राउंड हो जाते, उनको 3 को पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उनको दिल्ली लेके आएंगे। हमारी सरकार ने इनके विरुद्ध सख्त कदम उठाने चाहिए और इनको जेल के अंदर बंद करना चाहिए, ताकि ये कश्मीर में जो कार्रवाई कर रहे हैं ये बंद करें। सूत्रों के मुताबिक अल्ताफ फंटूश, महराज कलवल और अयाज अकबर को NIA ने पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है। ये पूछताछ कब होगी, इसका कोई खुलासा नहीं किया गया है। NIA ने 6 अलगाववादी नेताओं को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है। NIA ने अल्ताफ फंटूश, महराज कलवल और अयाज अकबर के अलावा बिट्टा कराटे, गाजी जावेद बाबा और नईम खान को बुलाया है। कुछ दिन पहले NIA ने अलगाववादियों के 29 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। पाकिस्तान से टेरर फंडिंग पर NIA कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को पूछताछ के लिए तलब कर चुका है। इसी कड़ी में आज 3 और अलगाववादी नेता आफ्ताब हिलाली, शाहिदुल इस्लाम और ज़ुहूर बताली से NIA दिल्ली में पूछताछ कर रही है। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज सुबह करीब 5 बजे रवाना हो गया। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बम बम बोले और जय बाबा बर्फानी के जयकारे लगाते हुए अमरनाथ यात्रियों का ये पहला जत्था जो है कड़ी सुरक्षा के बीच बसों और छोटी गाड़ियों में पहले जत्थे में कुल 2280 यात्री दर्शन के लिए रवाना हुए। यात्रियों की सुरक्षा में कोई चूक न रहे, इसके लिए CCTV, सैटेलाइट और ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। यात्रा के लिए जो है ड्रोन जो है ये यहाँ से लेके अमरनाथ यात्रा तक गुफा मार्ग तक ये ड्रोन का जो है ये यहाँ पे पूरे रास्ते भर जो है ये सर्विलांस यहाँ पे की जाती रहेगी। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पहली बार इस तरह के हाईटेक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। ये यात्रा सफल हो, इस प्रकार की शुभकामनाएं आज हमने दी हैं
हम सभी शुभकामनाएं देते हैं कि यात्रा जिस मनोकामना से यात्री यहाँ पर आ रहे हैं उनकी शुभकामनाएं और उनकी जो उनकी कामना है वो पूरी हो। बिल्कुल बेखौफ आइए, बहादुरी से आइए, इस प्रकार की बात नहीं है। और भंबोले के भक्त तो ऐसे भी जो है इस प्रकार की गिद्र भक्तियों से घबराते नहीं हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, देखना चाहती हूँ कैसा है कैसा नहीं है, और बहुत अच्छा लग रहा है अभी। बहुत ज़्यादा अच्छा है और इस बार सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है और हमें लगता है कि इस बार हम सेफ जाएंगे, भोले बाबा के अच्छी तरीके से दर्शन करेंगे। 29 जून को श्रद्धालुओं का पहला जत्था पवित्र गुफा में शिवलिंग का दर्शन करेगा। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए करीब 2,30,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 200 किलोमीटर की यात्रा के रास्ते पर सुरक्षा में करीब 40,000 जवान तैनात किए गए हैं। बालटाल और पहलगाम दोनों रूट पर सुरक्षा जवानों की 3 लेयर सिक्योरिटी है। परंपरा के मुताबिक सबसे पहले कल जम्मू कश्मीर के राज्यपाल NN वोहरा पवित्र शिवलिंग की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद बाबा बर्फानी के दर्शन का सिलसिला आम श्रद्धालुओं के लिए शुरू हो जाएगा। पुर्तगाल, अमेरिका और नीदरलैंड्स की अपनी 4 दिनों की यात्रा के बाद पीएम मोदी देश लौट आए हैं। अपने 4 दिनों की विदेश यात्रा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी आज देश पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पीएम मोदी का स्वागत किया। अपनी विदेश यात्रा के दौरान पीएम ने अमेरिका, पुर्तगाल और नीदरलैंड के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। यात्रा के आखिरी दिन पीएम ने नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। का हाल बा? नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने पीएम मोदी को साइकिल गिफ्ट की, जिसकी जानकारी पीएम ने सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट कर दी। पीएम मोदी अब 4 जुलाई को 3 दिन के इजरायल दौरे पर जाएंगे। दौरे से पहले इजरायल के प्रमुख अखबार द मार्कर ने पीएम मोदी को दुनिया का सबसे अहम पीएम बताया है। अखबार ने लिखा है, जागो, दुनिया के सबसे अहम प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इजरायल के अखबार द यरूशलेम पोस्ट ने अपनी वेबसाइट के होम पेज पर मोदीज विजिट के नाम से लिंक भी बना दिया है। पीएम की पुर्तगाल यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 11 समझौते हुए। भारत पुर्तगाल इंटरनेशनल स्टार्टअप हब का शुभारंभ किया गया। पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अमेरिका में पीएम मोदी ने अमेरिकी सीईओ से मुलाकात और चर्चा की। भारत और नीदरलैंड्स के बीच 3 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हुए पीएम मोदी की तारीफ की है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर हाल में प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का वादा किया है। योगी अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर हिंसा के लिए खनन माफियाओं को जिम्मेदार ठहराया। दूरदर्शन को दिए गए इंटरव्यू में सीएम ने पिछली सरकार को जंगल राज करार दिया और कहा कि हमारी सरकार कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगी। बता सकता हूं कि जितनी भी गतिविधियां उत्तर प्रदेश के अंदर इन लोगों ने कानून को हाथ में लेने की हैं, उसमें सख्ती के साथ रोक लगाई गई है। इससे पहले कल लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 100 दिन पूरा होने पर रिपोर्ट पेश की और सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान सीएम के साथ यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट भी मौजूद रही। यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का वादा, यूपी में 18 से 24 घंटे बिजली देने का वादा, यूपी में पूरी तरह से क्राइम कंट्रोल करने का वादा। यूपी में सीएम के वादों से अलग जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ना ही सड़कों से गड्ढे खत्म हुए हैं, ना ही 18 घंटे बिजली मिल रही है। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार ने आज संसद भवन में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के दौरान यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, लेफ्ट के नेता सीताराम येचुरी समेत विपक्ष के 17 दलों के नेता मौजूद रहे। लेकिन राहुल गांधी की गैर मौजूदगी पर जरूर सवाल खड़े हुए कि आज के मौके पर राहुल गांधी को लोग मिस कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आज के तरफ आपके नेता, आपके भावी नेता हैं, आपको उनको रहना चाहिए था। उनको रहना चाहिए था, वो भी महसूस करते होंगे कि उनको रहना चाहिए था। और आजकल वो विदेश में हैं, हो सकता है किसी खास वजह से वो ना आ पाए हों, वरना अगर वो कोई अड़चन नहीं होती तो वो अवश्य यहाँ पर आते हैं। राहुल गांधी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और इतने बड़े मौके पे वो नदारत है, आपको लगता नहीं है कि उनको होना चाहिए था? देखिए, सोनिया गांधी जी खुद यहाँ पे आए हैं और मैं समझता हूँ पार्टी की तरफ से सारे मुख्यमंत्री, पंजाब से हमारे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, वीरभद्र सिंह जी, नारायण स्वामी जी और सभी हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। मैं समझता हूँ पार्टी की तरफ से पूरी इस मसले के लिए पूरा समर्थन है।
राहुल गांधी विदेश में हैं। हालांकि राहुल गांधी ने ट्वीट कर मीरा कुमार की तारीफ की। नामांकन दाखिल करने से पहले मीरा कुमार बापू की समाधि स्थल पर गईं और श्रद्धांजलि दी। सोनिया गांधी समेत कांग्रेस और विपक्ष के दूसरे बड़े नेताओं ने मीरा कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा और उनके नामांकन का समर्थन किया। देश चौराहे पर खड़ा है, एक ओर का रास्ता हमें ले जाता है और जहां संकीर्णता है, तंगदिली है, दूसरा रास्ता हमें ले जाता है उस तरफ जहां जो दलित हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, मजलूम हैं, महिलाएं हैं और इस देश में रहने वाले सभी धर्मों के जो लोग हैं, उनकी गरिमा, उनके अधिकार, उनके विकास की हम बात करें। मीरा कुमार 30 जून से अपना कैंपेन गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू करेंगी। मीरा कुमार के नामांकन के दौरान मौजूद सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का कहना है कि एनडीए के खिलाफ ये वैचारिक लड़ाई है। वैचारिक लड़ाई है ये लड़ाई वैचारिक है और इसके अंदर सीधा सीधा हम ये कहना चाहते हैं, जो भी इस संविधान को बचाते हुए इसको मजबूत करना चाहता है वो खड़े हमारे साथ, जो इसको कमज़ोर करना चाहता है, इस बुनियाद को और कमज़ोर करना चाहते हैं वो खड़े हैं हमारे खिलाफ। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग 17 जुलाई को होगी। चुनाव के बाद काउंटिंग 20 जुलाई को कराई जाएगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने भी आज ही अपना आखिरी यानी चौथा नॉमिनेशन दाखिल किया है। रामनाथ कोविंद ने 23 जून को 3 नॉमिनेशन फाइल किए थे। दिल्ली सरकार ने आज और कल 2 दिवसीय विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया है। आज पहले दिन सदन में जबरदस्त हंगामा हो गया। विधानसभा में यह हंगामा दर्शक दीर्घा में बैठे 2 लोगों ने किया। ये लोग विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में मौजूद थे। दोपहर बाद विशेष सत्र के दौरान हंगामा उस समय हुआ जब दोनों व्यक्तियों ने सदन में कागज फाड़ कर फेंका और नारेबाजी शुरू कर दी। मार्शल की मदद से दोनों को काबू में करके बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि ये दोनों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मंत्री सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण इनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। सत्येंद्र जैन भ्रष्ट है, भ्रष्ट सरकार है और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा कराओ। अरविंद केजरीवाल इसमें चुप है। मैं आम आदमी पार्टी से ही हूँ। इन लोगों ने टिकटें बेची है। सत्येंद्र जैन अब भ्रष्ट है, जिस पास हो चुका है, इस्तीफा नहीं मांग रहे। दिल्ली के पूर्व मंत्री और करावल नगर से आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायक कपिल मिश्रा ने मारपीट का आरोप लगाया था। कपिल मिश्रा ने सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों पर लात, घूसे और गाली देने का आरोप लगाया था। 9 मई को ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर भी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी का ये कहना है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि बार-बार विशेष सत्र बुलाना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से हिंसा की मार झेल रहे दार्जिलिंग में हालात अब भी नाजुक बने हुए हैं। हालांकि इस दौरान प्रदर्शन के साथ ही शांति की दुआएं भी मांगी जा रही हैं। दार्जिलिंग में हिंसा और प्रदर्शन का दौर 17वें दिन भी जारी है। अलग गोरखालैंड की मांग के लिए प्रदर्शन कर रही भीड़ ने आज भी आगजनी की। प्रदर्शनकारियों ने राजबाड़ी पंचायत ऑफिस के साथ ही गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग और लोक निर्माण विभाग के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया, जिसमें सब कुछ जलकर राख हो गया। अलग गोरखालैंड की मांग के लिए बच्चे भी सड़क पर नजर आए और प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में बच्चों ने बैनर और पोस्टर के साथ गोरखालैंड की मांग के समर्थन में प्रदर्शन किया। दार्जिलिंग में बंद का असर अब भी साफ दिख रहा है। दार्जिलिंग में शांति के लिए लोगों ने प्रार्थना भी की और जल्द शांति की कामना की। ये स्पेशली क्या है, ये गोरखा जाति को विषय में जो अशांति हो रहा है, इसके लिए शांति के लिए हम प्रेयर कर रहे हैं। हम बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि हम ईशा मसीह द्वारा हम प्रेयर कर रहे हैं दार्जिलिंग के लिए कि दार्जिलिंग में पीस आए। हम इसीलिए एक गठन सभी क्रिश्चियन लोग आकर हम वहाँ से दुआ मांग रहे हैं कि दार्जिलिंग में शांति आए। अलग गोरखालैंड की मांग पर पिछले 17 दिनों से प्रदर्शन हो रहा है। गोरखा जन मुक्ति मोर्चा कर रही सरकार के फैसले का विरोध, बंगाली भाषा पढ़ाने का भी विरोध, मोर्चा का नेपाली और हिंदी को समर्थन। राज्य सरकार ने हिंसा के लिए राजनीति को जिम्मेदार बताया। केंद्र को भेजी गई रिपोर्ट में उग्रवाद का भी जिक्र है। दार्जिलिंग में हो रही हिंसा की वजह से कई केंद्र सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियों को वहां तैनात किया है।